इंटरेस्टिंग बात, यूरोप में जो प्लेटो है ना, उसकी रिपब्लिक पुस्तक में बार बार वो ये कहता है कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री, उसमें आत्मा नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना आप इसको, स्त्री में आत्मा नहीं होती, पुरुष में ही आत्मा होती। तो स्त्री क्या है? तो प्लेटो कहता है कि जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, फैन है, वैसे स्त्री वस्तु जैसी है। जब चाहो फेंक दो, जब चाहो उठा लो, उसमें आत्मा नहीं होती। वही प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, तो उसका भेद नहीं कर सकती। इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी स्त्री की बात को ना सुने। तो यूरोप में कानून बना कि कोई भी मुकदमे में स्त्री की गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कानून बना यूरोप में, और ये कानून 1950 तक लागू रहा। आज से मात्र 60 साल पहले तक या 55 साल पहले तक ये पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, सब देशों में ये कानून कि स्त्री की गवाही अदालत में स्वीकार नहीं होगी। 1950 में आके इस पे बवाल हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना स्त्री में आत्मा नहीं है। तो स्त्री में आत्मा नहीं है तो फिर यहां से बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो स्त्री संपत्ति की अधिकारी नहीं है, स्त्री फैसले लेने की अधिकारी नहीं है, स्त्री घर में वस्तु के जैसी है, सजावट के लिए रखो, जब खराब लगे तो बदल दो। माने खरीद बेच की वस्तु है, बदलने की वस्तु है। और 1950 तक तो यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। 1950 तक ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना, ANZ, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन सभी बैंकों में अप टू 1950s कोई महिला का अकाउंट नहीं था, सब पुरुष के अकाउंट। महिला अकाउंट खोल नहीं सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों? उसको आत्मा नहीं है, तो समझ नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, तो सत्य असत्य का विवेक नहीं है। ये उनकी मान्यता। तो न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में स्त्री हमेशा वहां नीचे नीचे और नीचे रही। और स्त्रियों पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी आप सुने कहानी तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकल आए। इंग्लैंड में 2500 साल स्त्रियों के लिए एक परंपरा बनी है। वो परंपरा क्या है कि अगर किसी स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो वो किसी काम की नहीं है। अब उसको क्या करो, लाठियों से पीट के या तो मार डालो या उसका मर्डर करो, नहीं तो वो विच हो जाएगी। विच समझते हैं? डायन, WITCH, विच माने डायन। नहीं तो वो डायन बनेगी और समाज को खराब करेगी। तो जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया, या तो पत्नी के रूप में, या रखेल के रूप में जिसको कैप्ट कहते हैं, या कॉल गर्ल के रूप में, या वैश्याओं के रूप में, उन सब स्त्रियों को जलाकर मार डाला। आप सोच सकते हैं, एक दो नहीं, लाखों को। और यूरोप की इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, कितने स्त्रियों को किस देश ने जलाया, किस साल में। इंग्लैंड में कितनी जलाई गई, स्कॉटलैंड में कितनी जलाई गई, न्यू साउथ वेल्स में कितनी जलाई गई, फ्रांस में कितनी जली, बेल्जियम में कितनी, जर्मनी में कितनी। फिर इन सब स्त्रियों ने इकट्ठा होके एक अभियान शुरू किया और उसका नाम है वीमेंस लिबरलाइजेशन, स्त्री मुक्ति। फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका हुई, उसका नाम था सिमोन द बोवार। बहुत बड़ी लेखिका है, फिलोसोफर है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जियां पाल सार्त्र, जो रूसों के समकक्ष माना जाता है। तो जियां पाल सार्त्र की शिष्या थी सिमोन द बोवार। उसने एक अभियान शुरू किया फ्रांस से, जो धीरे धीरे सब यूरोप के देशों में फैला कि स्त्रियों को अधिकार दो, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दो, संपत्ति का अधिकार दो।
आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो देश अपनों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जनक कहते हैं ना, उन देशों में 1400 साल स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो सत्य असत्य को समझती नहीं। 1400 साल वोट नहीं देने दिया उनको। तो सिमोन द बोयार ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, इनको बराबरी मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर इनको माना जाना चाहिए। और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चला, जिसमें काफी स्त्रियां मारी गई, उनको पीटा गया, अत्याचार हुए। अंत में जाकर थोड़ा सफल हुआ जब कुछ देशों ने स्त्रियों को वोट अधिकार दिया, कुछ देशों ने बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दिया, कुछ देशों ने उनको आगे आगे पुरुष के बराबर माना। अदालत ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, ये भी गवाही दे सकती है, वरना तो। और थोड़े दिन तक कुछ देशों में पता है क्या चला, अदालतें क्या करती थी, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। हाँ, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। और जो पुरुष ये कह दे कि ये स्त्री बदचलन है, तो उस स्त्री की कोई गवाही स्वीकार नहीं। ऐसी स्थिति। तो परिणाम क्या हुए, इन देशों ने पिछले 50 साल में कानून बनाए, कानून बनाकर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। और वो सुधरते सुधरते थोड़ी बहुत आई है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं आई है। आपको मालूम है, अमेरिका में स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। आपको मालूम है ये बात? आज भी नहीं हो सकती। 21वीं शताब्दी में अमेरिका जा रहा है, वहां कोई स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। और अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास उठा लीजिए, एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। अमेरिका में कितना ही लंपट पुरुष हो, राष्ट्रपति हो सकता है। लंपटों का सरदार, चैंपियन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक सद्गुणी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये है असलियत यूरोप और अमेरिका। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि उनके यहाँ तो ये समस्या थी, हमने उसको नकल किया। और नकल करके क्या कर दिया, हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, और जोरदार। और वो स्त्री मुक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं इस देश में, जिनसे मैं मिल चुका हूं। मैं उनसे पूछता हूं, स्त्री मुक्ति क्या है? सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष पीता है ना, हम भी पिएंगे, स्त्री मुक्ति। शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना स्त्री मुक्ति। हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश में, बिना सोचे बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड़ मगज। हम स्त्री मुक्ति में लगे हुए हैं। उनको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पहना रहे हैं, जीन्स पहना रहे हैं, टॉपलेस शर्ट पहना रहे हैं। और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना, क्योंकि स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष रहता है ना, ऐसे रहना, स्त्री मुक्ति। मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये करना। और बहुत संस्थाएं इस देश में बनी हैं स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने की। वहां स्त्री मुक्ति क्यों है, यहाँ क्या है? आप जरा बताओ, भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी स्त्री को समाज में वोट डालने का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया? कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में? यहाँ तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आपको मालूम है भारत में, ये मुझे एक दिन पता चला, अब तक मुझे नहीं मालूम था। एक दिन मैं दक्षिण भारत के केरल के एक मंदिर में गया पूजा करने, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया था।
तो मंदिर के पुजारी ने कहा माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। वो पुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था, मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचय दिया था, उस परिचय में ये कहा गया कि ये राजीव दीक्षित अविवाहित हैं, माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? आप सुनिए उस पंडित की बात। उसने कहा आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों? कि आपकी धर्मपत्नी नहीं है। मैंने पूछा ये धर्मपत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धर्मपत्नी के आने के बाद ही आती है, उसके पहले नहीं आती। उसके पहले उसमें लंपटता रहती है, पवित्रता नहीं। और इतनी गहरी बात उस पुजारी ने मुझे कह दिया। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष जाने के लिए, और वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो वो जब शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए स्त्री को देखेंगे तो स्त्री उनको कैसी दिखेगी? भोग वस्तु जैसी। और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बनाएंगे तो हमको स्त्री कैसे दिखेगी? देवी के जैसी। इस देश में बहुत सारे पति पत्नियों को मैंने पूछा है कि जिंदगी के कुछ 2, 4, 5 मिनट को छोड़कर आपको अपनी पत्नी कैसी दिखती है? तो कहते हैं बहन के जैसी, माँ के जैसे, चाची के जैसे, मौसी के जैसे, ताई के जैसे, यही दिखाई देती है। यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री ये भी हो सकती है, बहन के जैसी, माँ के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, चाची के जैसी। है नहीं, क्योंकि वहां तो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है। अब वो जो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहां जितना भी कॉमर्शलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया है। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे। भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएंगे। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड। तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों? क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना है, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना है। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती हैं ना, शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते हैं। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता है। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का 1 किलो का होता है, इतना वजन का होता है। 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं। 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं, बाहर चले जाओ ना बात करने के लिए। इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के, वेश्याओं के। मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए, फोन पर संपर्क करिए। यूरोप के अखबार हो या अमेरिका के। और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है। डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन। हाँ, नेशनल न्यूज। डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है। अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहां के जो टेलीविजन चैनल हैं, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ? हमने उनके टीवी चैनलों के सीरियल की नकल करनी शुरू कर दी, हमने उनकी मैगजीन की नकल करनी शुरू कर दी, उनके अखबारों की नकल करनी शुरू कर दी। तो इस देश में भी सीरियल बनने लगे। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सभी सीरियल का एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स।
हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष 3 स्त्रियों को फंसाना चाहता है, कोई स्त्री 10 पुरुषों को फंसाना चाहती है। जो यूरोप और अमेरिका का कचरा है वो हमारे टीवी सीरियलों में घुस गया और ये रोज दिखाया जा रहा है। हम बड़े प्रेम और शांति से देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा? थोड़े दिन में आपके घर में यही होने लगेगा, ऐसे ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? इसलिए होने लगेगा कि मैं बचपन की एक कहानी याद है, मुझे माताजी मंदिर लेके जाती थी, तो मैं कहता था रोज रोज एक ही मंदिर में आना और वही भगवान का दर्शन करना, इसमें क्या रखा है? तो मेरी माता जी कहती थी कि देख, बार बार दर्शन करने से ईश्वर के जो गुण हैं वो अपने अंदर आने लगते हैं, इसलिए एक ही मंदिर में जाना, बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है। अब ये बात मैं कभी भूलता नहीं। अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं, तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे तो तर्क चल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं है, तो यहाँ क्या खराबी है? और जब ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा, इस देश में सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं, तो टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ व्यवस्थित परिवार है, ये टूट गया तो सब टूट जाएगा। और हमारे यहाँ आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में। तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा, हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली हैं। फिर हम कितने ही कानून बना लें, वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्याघर। तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दी है। तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था। जैसे रेड लाइट एरिया होता है ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं, रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया जहाँ शुरू होता है वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे हैं, सावधान। क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया। अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहाँ लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है? तो वहाँ एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन। इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से, बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्या घरों में जाते हों और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायको, हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है।